आज की क्लास में मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक बार रिकॉल कराते हुए उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ आपको, जिससे कि एक क्वेश्चन मस्ट है, आपको पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं याद दिलाऊं आपको, तो मैंने पिछली क्लास स्टार्ट करते वक्त और उसके बाद जब मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं वो एक सीरीज में है। अब जैसे बोलने का मतलब है कि अगर मैं क्लास 1 स्टार्ट करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, और मैं इसी टॉपिक को स्टार्ट कर दूं टीएस ऑफ एन एंथर, तो कई बच्चों के दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि यहाँ से क्लास स्टार्ट क्यों हो रहा है और इस डायग्राम का मतलब क्या है। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हर एक चीज़ को समझने के लिए एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पर। तो मैंने आपको पिछली क्लास में इस एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन के बेसिक 4 लेयर्स बताए थे। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, देन मिडल लेयर, एंड देन यहाँ थोड़ा ये हिडन है, दैट इज टेपेटम। ये क्या हो गया? टेपेटम हो गया। ये 4 लेयर्स मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि सबके मिड में यहाँ पे एक लेबल किया रहता है स्पेशली, जिसको बोला जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या बोला जाता है इनको? ये बीच में जो आप यहाँ पे लेबल करेंगे इनको आप बोलेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू। ये हो गया, क्या हो गया? स्पोरोजेनस टिश्यू हो गया। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसमें से क्योंकि सेल्स को जब एग्रीगेट करते हैं तो टिश्यू फॉर्म होता है। इसको ना थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट का थोड़ा भी ये होगा ना कि हाँ कुछ बाकी रह गया है, हमें क्लियर नहीं है अच्छे से, तो इस टर्म को ध्यान से देखेंगे। क्या नाम है इसका? स्पोरो, उसके बाद जीनस, फिर है ये टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। स्पोरोजिनस मतलब आगे जाके स्पोर बनाएगा। मेल गेमेट है तो मेल गेमेट में मैंने आपको एक बात सिखा रखी है कि जब कभी कहीं भी मेल गेमेट बनेगा, प्लांट्स में सिर्फ ऐसा होता है और लोअर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है। तो यहाँ पे माइक्रो टर्म जो है वो हम लोग मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, और मेगा या मैक्रो टर्म जो है वो हम लोग फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा अगर 11th क्लास किसी बच्चे को याद हो, तो जब मैं आपको जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे अगर फीमेल स्ट्रॉबेरी था तो आप उसको बोल रहे थे मैक्रोस्पोरेंजिएट या मेगास्पोरेंजिएट, और जो मेल गैमेट था उसको आप बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो जहाँ जहाँ पे मेल आएगा वहाँ वहाँ पे माइक्रो माइक्रो टर्म आप देखेंगे, और जहाँ फीमेल आएगी वहाँ पे आप मैक्रो या मेगा टर्म देखेंगे। तो अभी, क्योंकि अभी जो आपको सीखना है और जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करना है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगा टर्म कब आएगा? फीमेल वाले में आएगा। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसी में से कुछ सेल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं वो? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। ठीक है, ये स्टोरी समझेंगे ध्यान से, और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी क्लियर करा रखी है। तो डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था उसी से। तो आपके पास यहाँ पे टर्म क्या आ रहा है? माइक्रो। माइक्रो बोलने का मतलब, अच्छा ठीक है, ज़रूर ये मेल से कंसर्न होगा। फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? स्पोरो। फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? जेनेसिस, मतलब अच्छा ठीक है कुछ बन रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो ये टर्म आपके पास हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो डेफिनेशन कैसे निकाले हम लोग? द प्रोसेस और फेनोमेना, द प्रोसेस और फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स भी लिख सकते थे कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन वाई मैच्योर? तो इसलिए पॉलन ग्रेन्स जैसे ही फॉर्म होते हैं वो टेट्राड के फॉर्म होते हैं और सब के सब आपस में चिपके हुए होते हैं। ठीक है, मैं शो करती हूँ आपको। जब कभी भी आपको क्या देखने को मिले, जब आप देखेंगे एनालाइज करेंगे पॉलन ग्रेन टेट्राड को,
फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक स्टिकी सब्सटेंस कैलोज वॉल से जुड़े होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ड्राई होता चला जाता है, उसके ड्राई होने के साथ साथ वो अपने वॉल को भी वहां पे गायब करता चला जाता है। तो जिसकी वजह से अब अगर वो क्या कर रहा है, टेट्राड फॉर्म करके बैठ गया और पता चला कि मैच्योर पॉलन ग्रेन उसने बनाया ही नहीं, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हमारा पूरा होगा नहीं। तो हमें जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलना पड़ता है तो वहां पे हम एक चीज और एक बात को जरूर बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ जब मैच्योर पॉलन ग्रेन बनेगा तो हम बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। नहीं बनेगा तो नहीं बोलेंगे। नहीं बनेगा, अगर वो टेट्राड के फॉर्म में ही रह गया, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब वो चिपका हुआ रह जाएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये सब के सब कैसे होंगे, ऐसे ज्वाइंट होते हैं और इसके चारों तरफ कैलोज की वॉल होती है, ठीक है। थोड़ा ब्लर है बट आपको सिर्फ डायग्राम से मतलब है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना, बाकी चीज़ें मैं समझाऊंगी आपको। क्या बोलने का मतलब हुआ कि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन के लिए क्या टर्म दिया जा रहा है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है। कौन सा वॉल है, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। कैलोज वॉल है यहाँ पे, इसको तोड़ने के लिए कैलेज नाम का एंजाइम आता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर क्या होगा, ये ड्राई अप होगा, सूखेगा और फिर फाइनली जो पॉलन ग्रेन है, ये मेच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जो कि आज की क्लास में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। तो ये जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है जब ऐसे बन जाए, तब हम इसको बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। अभी जो मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप की तरफ लेके, इसका कोई स्टेप है नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि पहला स्टेप, पहले टेट्राड तो बने तब तो ये मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बने। तो मैं ये बोल रही हूँ कि पहले अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि भाई ये टेट्राड कहाँ से आया, कैसे आया ये टेट्राड, ठीक है। पहले अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना तो आपने इसका सेकेंड हाफ तो सीख ही रखा है ना, कि अगर पॉलन ग्रेन का टेट्राड है तो टेट्राड कैसे आगे जाके फाइनली अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, टेट्राड कैसे अपने आप को जाके आगे मेच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। इतना तो ऑलरेडी आप अभी सीख ही चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका हमें सीखना है वो क्या है, कि आखिर ये जो पॉलन ग्रेन टेट्राड बन के यहाँ आया, और जिस पॉलन ग्रेन टेट्राड को आप यहाँ पे देख के एनालाइज कर रहे हैं, वो कैसे आया। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी यहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको सिखा रही थी कि आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है टीएस ऑफ एंथर, और वापस सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो आगे की चीज़ मुझे बोलनी थी, मैं अगर आपको शो नहीं करती तो आपको समझ नहीं आता, फिर मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये 1 2 3 और 4 जो ब्लैक कलर से आपको यहाँ पे मार्क किया गया। अब जो यहाँ पे ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया अवेलेबल है, जो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया अवेलेबल हैं, उसके मिड में सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू बैठा हुआ है। इन स्पोरोजिनस टिश्यू में से कुछ सेल्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और ये डिसाइड किया कि हम पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक उसी तरीके से कि अगर आपके स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स होंगे और उसमें से मात्र 500 बच्चे ही एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके सी निकल जाएंगे या विंग्स निकल जाएंगे। बच्चे तो बच्चे हैं, वही स्टूडेंट्स होंगे, वही सेम ह्यूमन बीइंग होंगे, लेकिन उसी में से वो मॉडिफाई करके, किसी के अंदर सिंगिंग टैलेंट है, किसी के अंदर डांसिंग टैलेंट है, किसी के अंदर एंकर बनने का टैलेंट है, तो वो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से सारे बच्चे वहाँ पे सेट हो गए। तो यहाँ पे ठीक उसी तरीके से इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू में से कुछ सेल्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मॉडिफाई किया, बोला ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे किस चीज़ में, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में। कौन से पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में, तो पहले शुरुआत में ऐसे टेट्राड बनेगा, तो इसके बीच में एक स्टोरी तो रह गई। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू में से जब ये आगे जाके एडवांस होगा तो जो बनेगा उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं हम लोग उसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन में लिख तो नहीं हूँ, ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ और फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, यहाँ हो गया। अब जो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन है,
इसको कंप्लीट कैसे करें, अभी ये हाफ है। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स इससे बनेगा फ्रॉम, अब यहाँ पे 2 टर्म्स या 3 टर्म्स भी मैं बोल सकती हूँ, ये सब आपको देखने को मिलेंगे किताबों में, ठीक है। फ्रॉम, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, अगर ऐसा आप लिख रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल तो इसके लिए आपको टर्म आएगा एमएमसी, शॉर्ट में बोलेंगे इसको, और करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिर आप यहाँ पे लिख रहे हैं पॉलन मदर सेल। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, पीएमसी लिखेंगे, ठीक है। दैट इज, दोनों में से कुछ भी आपको लिखा हो सकता है किताबों में, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें बताया नहीं गया, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। एक और टर्म है इसके लिए, और हो सकता है ये भी हो, माइक्रोस्पोरोसाइट। इसको अगर स्प्लिट करके देखेंगे ना, यही मतलब है, सेल के लिए कौन सा टर्म आता है, साइट। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो सेल के लिए साइट तो बोल ही सकते हैं ना हम, तो हमने यहाँ पे उसको क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरोसाइट। तो चाहे माइक्रोस्पोरोसाइट या पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन सब में से किसी भी टर्म को जिसको आप यूज करना चाहें, इससे पॉलन ग्रेन के बनने के प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो उसमें स्पेशलिटी क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, कि यहाँ पे अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्या है, अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को आप देख रहे हैं, एक ही है आपके पास, ये रहा एक सेल, ठीक है। तो 11th क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे थे ना, तो मैंने आपको मियोसिस 1 भी बताया था, मियोसिस 2 भी बताया था, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो पहले उसमें मियोसिस 1 होगा, पहले क्या होगा उसमें, मियोसिस 1 होगा। और मियोसिस 1 के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर कभी कुछ ना याद रहे तो इतना ज़रूर याद रखेंगे कि आप यहाँ पे 1 का 4 जो है वो सेल फॉर्म करने का काम कर रहे हैं, तो ये जो 2 सेल यहाँ पे आपके पास बचे, इससे फिर वापस आप क्या करेंगे, 4 और सेल्स को बनाने का काम करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके पास 2 इधर, और फिर फाइनली 2 इधर, 4 तो आपको दिख ही रहा है, बस उतने से ही मतलब है। ये देखो, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। अब समझेंगे ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ। हमने जो ये जर्नी स्टार्ट करी है वो कहाँ से किया है, इस जर्नी को हमने स्टार्ट किया है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किससे स्टार्ट किया हमने, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से इस जर्नी को हमने स्टार्ट किया है। तो आपको यहाँ जो दिख रहा है, सबसे पहले इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पे 2 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, फिर 2 माइक्रोस्पोर जो यहाँ पे बन गया, फिर क्या होगा इससे, 1 का 2 यहाँ, और फिर जो दूसरा वाला बचा हुआ है 1 का 2 यहाँ, ठीक है। इतना हर बच्चे को पता है, मुझे बनाने की हालांकि जरूरत थी नहीं, बट मुझे लगा हो सकता है किसी बच्चे को याद ना हो, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये क्या है, जो आपको यहाँ पे एक सेल दिख रहा है, व्हाट इज दिस। अब मैं उतना लंबा चौड़ा थोड़ी लिखूंगी, एमएमसी समझ आ गया आपको, कुछ ज्यादा ही एम हो गया यहाँ पे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर यहाँ पे है तो ये जो चारों यहाँ पे बने मदर सेल, कौन सी मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर को बनाने वाली मदर सेल, जो मैंने पिछली क्लास में भी बार बार रिपीट करा था। इसका मतलब ये हो गया
कि यहाँ पे आपको जो ये नजर आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, दीज आर माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन, ये आपकी एनसीईआरटी किताब में भी लिखा हुआ जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, लेकिन हम लोग इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोलने का मतलब, बाकी आपका पार्ट है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके देख लेंगे, क्योंकि कोई भी बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर बना ही नहीं आज तक ना जो ये माइटोसिस मियोसिस टर्म को छोड़ के आपको आगे की पढ़ाई करा दे, तो उसको देख जरूर लेंगे जाके ढूंढ के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीख रहे हैं आप, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना पॉलन ग्रेन बनेगा, आंसर दीजिए। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, 4। ठीक है, वेरी गुड। 100 से कितने बनेंगे, 400। 400, ठीक है, वेरी गुड। अगर जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं ना भाई, एक पेन है उसका जो प्राइस है वो 5 रुपीज है, तो 5 का कितना होगा, तो 5 × 5 करते हैं ना। तो उसी तरीके से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब 4 यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बना रहा है तो 100 कितना बनाएगा, 100 बनाएगा आपका 400, ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रही थी कि एक छोटा सा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बेस्ड है, जो मैं आपको एक करा देती हूँ, काफ़ी बच्चों को तो याद भी होगा, 11th में मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे इसके लिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। चलिए, लिखिए इसमें, चलिए नाम बोल के उधर से आंसर बोलेंगे, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए लिखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ pollen grains in an anther if the the number of microspore mother cell in a microsporangium is 50। बनाइए, क्या होगा आंसर इसका, मैम 200। और ध्यान से देखिए, मैम 800। वेरी गुड, किसका आंसर है 800, मैम संगत है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बन गया सारे बच्चों का। यस मैम। यस सर। आ गया 800, समझ आ गया सबको, है ना। देखिए तुरंत अभी यस आएगा मैम। समझ आ, जिसका 200 होगा उसको भी समझ आ गया होगा कि ये 400 कैसे होगा। यस मैम। आपने जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सीख रखा है ना, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी मैंने तुरंत आपको बताया, अभी जस्ट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स 4 पॉलन ग्रेन्स। तो मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिया 50, बट डेटा 50 मैंने आपको किसका दिया है, तो 50 मैंने एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम का दिया है, ठीक है। तो आपने जो बोला 4 से मल्टीप्लाई करना है 200, इसको। हाँ 200, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जब हम बात करेंगे तब वहां पे आपने क्या देखा, 200 आया। लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम का नहीं पूछा है, मैंने आपको इन पॉलन ग्रेन्स इन एन एंथर, देखिए ऊपर लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पे लिख जरूर लेंगे 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल
नहीं लिखने का मन, लेक्चर नहीं लिखना, नहीं लिखिए। क्या बनाता है ये डैश दीजिएगा, टीचर को समझ आ जाएगा। 4 पॉलिन ग्रेन्स बनेगा। कितना बनेगा इससे? 4 पॉलिन ग्रेन्स बनेगा। 1 है ना, ये 1 कुछ दिख नहीं रहा 1 जैसा है ना, उसको ऐसे ही कर देते हैं, नंबर में कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, 1 4 सही लग रहा है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना पॉलिन ग्रेन बना रहा है? 4 बना रहा है। ठीक है, मैंने आपको डेटा क्या दिया यहाँ पे? 50 दिया है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये क्या करेगा? तो ये आपका करेगा 50 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 200। 200। लेकिन यहाँ ऊपर ही ऐड कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी का 200 तो इंटू बोला है 4 मैंने करेंगे। आपको। हाँ ये हो गया। लास्ट में आपके पास क्या बचा? सो इन एन एंथर। अब आपको पता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर कितना है? 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200 इंटू 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 800 पॉलिन ग्रेन। जिस बच्चे से नहीं बना होगा एज इट इज इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और बन गया ही होगा। ठीक है, चलिए एक और कीजिए। हो गया सबका? हो गया ना? अब समझ यस आया मैम। सबको? इसमें से डेटा बदल दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। किसी साल क्या क्वेश्चन पूछेगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इन एन एंथर इफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोसाइट इज 100। अब इस तरीके से आपको माइक्रोस्पोरोसाइट भी लिखा हो सकता है। हाँ एक और चीज है, एक और क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बारी पूछा गया, वो ना तो आपको एंथर बोलेगा ना लोब बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। आपको सीधा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 200 माइक्रोस्पोरोसाइट। कुछ नहीं करना है, 4 से गुणा करके छोड़ देना है, 4 से मल्टीप्लाई करके। जब वो बता ही नहीं रहा कि एंथर में पूछ रहा है कि लोब में पूछ रहा है, तो आपको क्यों दिमाग खराब करना वहाँ पे, समझ गए? तो वो सिर्फ भी माइक्रोस्पोरोसाइट या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर वहाँ पे लिखा हो सकता है। ये आ गया समझ में? एक और कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, इतने से ही बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को ना यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और डेटा बदल दूंगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या चेंज हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में? क्या चेंज किया मैंने? लोग करके। हाँ लोग हो गया, और एक डेटा मुझे यहाँ मैम बदलना है। इसका आंसर 400 होगा। हाँ ठीक है, एक बदल देती है यहाँ पे, 50 है ना, इसको 60 कर लीजिए। चलिए अब तो मास्टर हो गया आप लोग इसके। 60 कर दिया मैंने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन अ लोब ऑफ एन एंथर इफ द नंबर ऑफ एमएमसी इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम इज 60। 480। वेरी गुड। समझ आया सबको? आंसर आया समझ में सबको? सॉल्यूशन बताती हूँ मैं आपको, देखिए। यस मैम। Yes, ma'am, आ गया। हम्म, ये जा कहाँ रहा है? अभी तो आया था ये क्वेश्चन, अपने आप उड़ जा रहा है। ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। देखिए, ये तो एज इट इज रहने देंगे।
यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 60 का मैं बोल रही हूँ ना, तो 60 इंटू 4 कितना हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है, सो इन अ लोब ऑफ एन एंथर, ये ठीक हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें 240 में 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको, क्योंकि एक लोब में दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया तो होते हैं, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन करने के 240 प्लस 240 करेंगे तब भी वही सेम आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 480। अब ठीक है, समझ आया सबको, ये क्वेश्चन समझ आया सबको। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मेरी वॉइस जा रही है सबको? Yes, ma'am. हाँ, वैसे यस में मैम तो यस कोई मैम। आवाज ही नहीं आती ना, ऐसा लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चीज शो करती हूँ मैं आपको। अभी अभी जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का आपको क्या फायदा होगा, सो मैं आपको यहाँ से शो करती हूँ। देखिए मैंने आपको समझाया क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसका ना एक भी, जिसको अक्षर कहते हैं ना, वो नहीं होगा ऐसा इसमें जो आपको समझ में ना आया हो। क्या लिखा है यहाँ पे, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, क्योंकि इसी में से कुछ क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगे, ठीक है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने आपको लिखवा रखा है, पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। ये रही डेफिनेशन जो आपने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मैंने अभी ये भी आपको काफी डिस्क्रिप्शन दिया। एंड द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज इन्वॉल्व इन दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज मियोसिस। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जो कि मैंने आपको शो भी किया, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, वो जैसे जैसे ड्राई होता जाता है, ड्राई कब होगा, तो जब वो डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, डिहाइड्रेट। तो डिहाइड्रेट का मतलब उसमें से पानी को, वाटर को क्या कीजिए, वहां पे पूरा का पूरा गायब कर देना है। तो एज द एंथर्स मेच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, और डिसोसिएट का मतलब होता है अलग होना। तो डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। यहाँ पे एक वर्ड या टर्म आपके पास लिखा हुआ है, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एन एंथर। ये जो डेहिसेंस वर्ड है ना, ये ब्रेक डाउन के लिए आ रहा है आपके एनसीईआरटी के एक, इसके पहले वाले पेज पे जो एंथर का डायग्राम बना हुआ है, उसमें उसको रप्चर होता हुआ दिखाया भी गया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेहिसा। भाई जब तक इसका डेहिसेंस नहीं होगा तब तक उसमें से पॉलन ग्रेन्स बाहर नहीं होंगे। तो उसके टूटने के बाद उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स जो है बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और अब जो मैं आपको नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने पूरा सुन लिया, बार बार जो डिस्क्रिप्शन सुनते आ रहे हैं, पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की खासियत ये है कि स्पीशीज टू स्पीशीज
इसका जो अपीयरेंस है, थोड़ी मॉर्फोलॉजी है, वो चेंज होगा। इसका ये बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, अगर कुछ ऐसे हैं यहाँ पे जिसमें से कि हम लोग बोलेंगे कि इसके पास दो लेयर है ही नहीं, ऐसा नहीं है। बोलने का ये मतलब है कि जैसे कैसे सारे ह्यूमन बीइंग्स होमोसेपियंस हैं, बट सबके फेस में डिफरेंस तो है, सबको अलग अलग आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है। वैसी स्पीशीज टू स्पीशीज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता चला जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। सबसे एक जीरो लेवल का जो डायग्राम है, जो आपको यही बनाना है एग्जाम में अगर आया, रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ये दुनिया का सबसे आसान डायग्राम है, इसमें कुछ है नहीं बनाने में, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए। उसमें क्या है, पहले यहाँ मेंशन कर देती हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन दिख रहा है आपको? सबसे पहली चीज, पॉलिन ग्रेन में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। नंबर 1 इज जेनरेटिव सेल एंड नंबर 2 इज वेजिटेटिव सेल, जिसको यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ठीक है। जेनरेटिव न्यूक्लियस, आपकी किताब में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा आगे जाके, स्टेटमेंट ये दिया जाएगा कि ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ऐसा इसका जो है एक शेप बना हुआ है। अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करने की कोशिश करें, ऐसे बीच में ऐसे मोटा सा होगा, साइड साइड की तरफ ऐसे टेपरिंग हो जाती है, तो इसको हम लोग स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। कल को जाके आपसे पूछा जाए कि पॉलिन ग्रेन के किस सेल का जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, तो आपको आंसर लिखना है जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया जेनरेटिव न्यूक्लियस, सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा ही होगा। तो एक है जनरेटिव सेल और दूसरा है वेजिटेटिव सेल, याद हो गया सबको? एक क्या है? जनरेटिव सेल है, दूसरा क्या है? वेजिटेटिव सेल। फिर सवाल ये उठता है कि जब अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस भी होगा। तो डिफरेंस ये है कि ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जो क्या है, जेनरेटिव सेल है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब यही पॉलिन ग्रेन अगर यहाँ से उड़ता हुआ किसी स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करेगा, तो उसके अंदर जाके फर्टिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जेनेटिव सेल को। लेकिन अगर ये लैंड करेगा तो उसमें ये जो जर्म पोर आपको दिख रहा है, यहाँ से पॉलन ट्यूब भी तो बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा? मैं आपको शो करती हूँ। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे ना आपको एक एनिमेशन नजर आ रहा है, तो थोड़ा मैं आगे करती हूँ स्किप, क्योंकि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आएगा तो मैं वापस इसको शो करूंगी आपको। देखिए, पहले हम लोग शुरुआत की बात करते हैं। जैसे ये फ्लावर है, एंथर्स दिख रहा है आपको, फिलामेंट नजर आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है? यहाँ पे ओवरी है, ठीक है। ये तो इसके अंदर का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन करूंगी अभी आगे जाके। फिर वापस ऊपर जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एंथर है। अब इसमें से एक पॉलन ग्रेन जो है, ये देखिए क्या दिख रहा है इसमें? जनरेटिव सेल भी दिख रहा है और वेजिटेटिव सेल भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ये देखिए गया उड़ता हुआ, कहाँ लैंड करेगा? स्टिग्मा पे कर गया लैंड। अब देखिए ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, गया अंदर। तो
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो पॉलन ट्यूब आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने अभी भी आपको कौन सी बात बताई, जो आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आप क्या देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आखिर इस पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर में जो आपने तुरंत देखा कि सिग्मा के ऊपर लैंड करते के साथ इसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया, तो सवाल ये उठता है कि पॉलन ट्यूब कौन बनाएगा। तो पॉलन ट्यूब जनरेटिव सेल नहीं बनाता, वेजिटेटिव सेल बनाता है। कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल बनाता है, याद रहेगा। पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा वेजिटेटिव जाए सेल। कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे वेजिटेटिव सेल। एंड विच सेल ऑफ पॉलन ग्रेन पार्टिसिपेट्स इन द फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन? जनरेटिव सेल। ठीक है, वेरी गुड। और जो ये पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है, तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियस है कि एक एपर्चर होगा, जिसको आपको क्या लिखा हुआ है, जर्म पोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जर्म पोर लिखा हुआ है। तो जर्म पोर के थ्रू ही वो बाहर जाता है। कौन? पॉलन ट्यूब जो है वहीं से निकला और वो आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपने क्या सीखा, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में डिफरेंसेस। अब एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। ये अच्छी बात क्या है, इसके लेयर कितने हैं? 2। इसमें इंपॉर्टेंट सेल कितने हैं? 2। तो लेयर जो 2 है आपके पास, उसमें से पहला लेयर जो है आपके पास, जो सबसे बाहर यहाँ पे ऐसे आपको जिगजैग मैनर में रफ सरफेस के साथ नजर आ रहा है, एक्साइन। और एक्साइन जो है इस पूरे अर्थ पे मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि याद हो जाता है सुनते 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 सुनते, इतनी बार आप सुनेंगे। जब पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी इसके सारे लेयर्स सीएस ऑफ एंथर के, तो आपने सीखा एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपेटम, याद है सबको? ठीक है। तो मैंने आपको एक और बात बोली थी, पढ़ाते पढ़ाते मैंने कौन सी बात आपको बताई थी कि ये जो टेपेटम है, मैं पहले दिखा देती हूँ डायग्राम, ऐसे हवा में बोलने से क्या फायदा। ये रहा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे नीचे जो आपको ये टेपेटम नजर आ रहा है, इसको सराउंड करके कौन बैठा है? टेपेटम बैठा है। तो मजे की बात ये है कि वो पॉलन ग्रेन के बाहर का स्पोरोपोलिनीन जो है उसको बनाने का काम ये टेपेटम करता है। ये टेपेटम ही स्पोरोपोलिनीन को सिक्रीट कर करके देता है। आपने एक बहुत बढ़िया 5 स्टार जो है स्वीट्स की शॉप ओपन कर ली, मिठाई की दुकान खोल ली आपने, आपको बाहर से बहुत अच्छा देखने में लगता है, लेकिन वहीं थोड़ी वो मिठाइयाँ बन रही होती है, वो तो कहीं और बन रहा होता है। जहाँ से वो आता, पता चला जहाँ से वो बन के आता है उसके किचन में कोई ताला मार दे, तो फिर आप सेल करते रहिए, कहाँ से आएगा आपके पास? तो ठीक उसी तरीके से यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स अवेलेबल हैं और इसके बाहर का जो एक्साइन लेयर है, तो वो स्पोरोपोलिनीन लाएगा कहाँ से? उसको देगा कौन? तो उसको देगा कौन? तो ये टेपेटम देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट हैपेंस इफ द टेपेटम लेयर ऑफ एन एंथर इज रप्चर्ड। अगर आप इसको रप्चर कर दीजिए या फिर डीजनरेट कर दीजिए या डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? फर्क ये पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या रीजन है? पॉलन ग्रेन 10,000 ईयर्स बैक के भी मिलते हैं, तब भी उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो क्या कर सके, फर्टिलाइज करा सके। तो क्या लॉस होगा इसका? तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? तो इसको इतना सपोर्ट कौन दे रहा है? दिस स्पोरोपोलिनीन। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। स्पोरोपोलिनीन जब नहीं मिलेगा तो इतना हार्ड रेसिस्टेंट एक्साइन लेयर नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन जो है बहुत ज़्यादा समय तक अपने आप को विएबल कंडीशन में नहीं रख पाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इतना। तो ये हो गया आपका एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर का नेचर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन। आपको उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या रीजन है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो इतने ज्यादा समय तक अपने आप को वेल मेंटेन्ड कंडीशन में रख सकते हैं, वो लाइव कंडीशन में रह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के लायक रह सकते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन। किसका बना होता है? ये स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। और ये कभी किसी कीमत पे थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई भी चीज अलाउ करने का काम नहीं करता है।
जिसकी वजह से यहाँ पे इसको एक जर्म पोर कैरी करना पड़ता है। एक दूसरा क्वेश्चन दूसरी भाषा में, उस पॉइंट का नाम बताइए एक्साइन लेयर में जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। आंसर क्या होगा? आंसर जर्म क्या पोर। होगा? ठीक है, वेरी गुड। समझ आया आपको कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा रेसिस्टेंट है कि ये पॉलन ग्रेन तो ऐसे डेड ही हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई, फिर आगे जाके पॉलन ट्यूब निकलने के लिए एक ओपनिंग जो है वो हमें देना पड़ेगा। जैसे आप जिस मकान में, रूम में, कमरे में रह रहे होंगे तो उसमें गेट होगा, पता चला सीमेंट ईट ला के बंद कर दिया उसको, फिर क्या कीजिएगा? तो ठीक उसी तरीके से इसको भी एक अपर्चर की पोर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज जॉइंट पोर। अब फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटाइन लेयर पे। इंटाइन लेयर जो है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अलाउ करता है। और ये इंटाइन लेयर जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है ये अंदर वाला लेयर है। और ये बना होगा किसका? ये बनता है, चाहे तो आप बोल सकते हैं इसको सेलुलोज। सेलुलोज और पेक्टिन। हाँ, चाहे आप इसको बोल सकते हैं सेलुलोज प्लस पेक्टिन, या फिर आप इसको पेक्टोसेलुलोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेक्टोसेलुलोज भी बोल सकते हैं, एक साथ लिखा जाता है पेक्टोसेलुलोज। ये नेचर है किसका? इंटाइन लेयर का। ठीक है, तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो क्लियर किया है। यहाँ तक इसमें से एक एक देखिए, ध्यान देंगे, एक एक लेबल जो है सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, वेजिटेटिव जो सेल है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखा होगा एनसीईआरटी में कि ये फ्लोट जनरेटिव सेल जो है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है, इम्बेडेड होता है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में भी, बढ़िया डायग्राम है। ठीक है, और इतने लेवल्स तो आप खुद भी अगर बिना देखे बनाएंगे तब भी अब आप कर सकते हैं इजीली, और हर एक बच्चा जो है वो इसके लेवल्स इजीली कर सकता है बिना देखे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन था। और इसको अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए कुछ यहाँ पे डेटा आएगा आपके पास अवेलेबल। डेटा बोलने का क्या मतलब है? छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर आप यहाँ पे इसके डायमीटर के बारे में बात करें तो एवरेज जो है आपको इसका डायमीटर कितना देखने को मिलेगा? 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 टू 50 माइक्रोमीटर, है ना? वो भी देख लीजिए एक बार। देखिए, अभी अभी जो आपने डायग्राम और स्ट्रक्चर देखा पॉलन ग्रेन का, उसमें साफ साफ आपको खुद ही नजर आ रहा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको कैसा शेप दिखा, स्फेरिकल दिखा, रेक्टेंगुलर दिखा, ट्रायंगुलर दिखा, तो कोई भी बच्चा बता सकता है। जनरली जो इसका शेप है स्फेरिकल है। ठीक, डायमीटर क्या है इसका? 25 से 50 माइक्रोमीटर, याद कर लेंगे इसको, कॉपी में नोट कर लीजिए। एवरेज है 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक। 25, किसी का 25 और किसी का 26, किसी का 27, किसी का 48, किसी का 47। वो तो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड किया गया है वो 25 टू 50 माइक्रोमीटर के बीच में। ठीक है, अभी अभी आपने देखा कि इसके पास प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल है। देखा, बाहरी लेयर का क्या नाम है? एक्साइन। कैसा है ये? हार्ड है। किसका बना है? स्पोरोपोलिनिन का है। क्या है ये? मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये अपने आप को हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करा पाता है, इवन की स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। किसकी वजह से? तो स्पोरोपोलिनिन को। कोई एंजाइम ऐसा नहीं बना जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है, मतलब इसके सरवाइव करने में इसकी जान कौन है? तो स्पोरोपोलिनिन है, जिसकी वजह से ये सरवाइव कर रहा है। अभी अभी जो मैंने बोला ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है इसी भाषा में, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जर्म पोर एक ऐसी जगह है जहां पे स्पोरोपोलिनिन जो है ये एब्सेंट होता है, जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और पॉलन ग्रेन को अगर आप फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व्ड देखते हैं तो उसका भी सबसे बड़ा रीजन ये है
कि ये स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग को चारों तरफ से रखता है, ठीक है। और एग्जाइन का भी बहुत सारा पैटर्न और स्टाइल, फैशन, मैनर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड? स्टोरी ओवर हो जाएगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर? जर्म पोर नहीं होगा तो जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन आपने देखा वो निकलेगा कहाँ से? जर्म पोर नहीं होगा तो ये पॉलन ग्रेन जो है ये गैसेस एक्सचेंज कैसे करेगा, मॉइस्चर को कैसे लेगा नेचर से, कैसे खुद को सर्वाइव कराएगा, ठीक है। इसके इनर वॉल को क्या कहते हैं हम? इंटाइन कहते हैं। कैसा होता है ये? बाहर वाले के मुकाबले थिन होता है, कंटिन्यूअस लेयर है, क्योंकि एग्जाइन वाले में तो एक जर्म पोर की जगह पे वो नहीं था ना, तो जिसकी वजह से हमने उसको बोल दिया कि डिसकंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस है। वो किसका बना था? स्पोरोपोलिनिन का बना था। ये किसका बना है? सेलुलोज पेक्टिन का बना है। पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है ऑब्वियस है किससे सराउंडेड होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो उसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा होता है और इसके पास बहुत ज्यादा फूड रिजर्व होता है। जनरेटिव सेल बेचारे को ये मतलब एनर्जी दे रहा होता है। अब जब हम लोग वेजिटेटिव सेल के बारे में बात करते हैं तो इसके पास क्या है? इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस। लेकिन जेनेटिव सेल जो है ये स्मॉल है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, जो मैं लाइन अभी आपको बोल रही थी कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। और आप अंडरलाइन कर लेंगे द जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप। शुरू से बता ही रही हूँ मैं आपको, इसका साइटोप्लाज्म भी जो है वो काफी डेंस होता है। अब यहाँ पे ना एक समझने वाली मजेदार बात है। क्या? एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, काफी बच्चों को लाइन समझ ही नहीं आती, छोड़ ही देते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या लिखा, हमें समझ नहीं आ रहा। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at this two cell stage। टू सेल स्टेज बोलने का क्या मतलब है? ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। और जब इस टू सेल स्टेज पे वो लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, दो डिफरेंस है यहाँ पे। एक के केस में ऐसा होगा कि जैसे ही वो लैंड करने वाला होगा, जैसे अभी ये स्टिग्मा जो आपको दिखेगा यहाँ पे, और स्टिग्मा के ऊपर जो ये पॉलन ग्रेन आपको नजर आएगा ये जाके लैंड करेगा इसके ऊपर। यहाँ पे आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है पॉलन ग्रेन। अब ये जाके लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर। ये गया, क्या हो गया? ये विंड पॉलिनेशन हो गया। आपको कोई इंसेक्ट नहीं दिख रहा, पानी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो हवा से गया और किससे गया? अब जो पॉइंट में बोल रही हूँ उसको देखिएगा ध्यान से। अभी व्हाइट वाला जो था वो जनरेटिव सेल था। क्या था? जनरेटिव सेल था, ठीक है। जनरेटिव सेल जब यहाँ पे अंदर गया तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है? दो मेल गेमेट चल रहा है। क्या चल रहा है इसके अंदर? दो मेल गेमेट चल रहा है। ये देखिए डिवाइड होगा यहाँ पे, कितना जबरदस्त, कितना अच्छा है। ये देखिए दिखा सबको या नहीं दिखा? पहले मुझे इतना बताइए, जनरेटिव सेल डिवाइड Yes, करता ma'am. हुआ दिखा सबको? दिखा? यस मैम, यस मैम। तो क्या बोलने का मतलब हुआ यहाँ पे कि 60%, 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये जो दो सेल वाला आपको स्टेज दिख रहा है ये ऐसे ही जाके लैंड कर गया, जो कि सभी आपको दिखा, ठीक है। और पॉलन ट्यूब के अंदर जाके तब माइटोटिकली डिवाइड करेगा टू मेल गेमेट। लेकिन बाकी के जो 40% हैं एंजियोस्पर्म्स इन द रिमेनिंग, आपको लिख रहा है यहाँ पे स्पीशीज में, जो जनरेटिव सेल है वो यहीं पे क्या करेगा ना, डिवाइड होके यहीं दो मेल गेमेट बना के बैठ जाएगा। अब आया समझ में? Yes, ma'am. मैंने क्या बोला? यस मैम। 60, हाँ 60% एंजियोस्पर्म्स में एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल को लेके पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। बाकी का जो रिमेनिंग आपका बच गया वहां पे 40%, उस 40% केस में क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल यहीं पे डिवाइड होके दो बन जाएगा, आराम से ही अपना 3 सेल स्टेज लेके जाएगा। और वहां पे नीचे यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में है अवेलेबल। बाकी में क्या होगा? ये 3 सेल स्टेज में जाएगा। तो आपसे परसेंटेज अगर पूछा जाएगा कि कितने परसेंट में 3 सेल स्टेज में जाएगा, तो 40% में। कितने परसेंट में टू सेल स्टेज में लैंड करेगा? तो 60% में। समझ आया आपको? ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो आपने अभी 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 सीखा है।
ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं मैम। एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, काफी इंटरेस्टिंग है ये, कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बी पॉलन लिखा हुआ है। ये क्या है आपके पास? बी पॉलन। आज के डेट में अगर आप पॉलन प्रोडक्ट्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे ना फ्लिपकार्ट अमेजन पे, थक जाएंगे आप, इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन ये बनता कैसे है ना, मैं वो शो कर रही हूँ आपको, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा आपको। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है, तो आपका पहला जवाब होगा कि हमें ऐसा दिख रहा है कि ये हनी बी है। बिल्कुल हनी बी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो पॉलिनेशन है मतलब पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे लैंड होना, विंड से होगा तो अनीमोफिली, वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली, अगर इंसेक्ट से हुआ तो एंटोमोफिली। अबायोटिक फैक्टर में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन एयर कराता है, और बायोटिक फैक्टर में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन ये हनी भी कराती है। आपको यहाँ पे नीचे इतना स्पेस जो है, ये ट्रे जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी यदि आपको खाली खाली साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए बी पॉलिन को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसका टैबलेट बनता है, कैप्सूल बनता है, पाउडरी फॉर्म में दिखता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, एथलीट्स उसको यूज करते हैं, और इसका बेनिफिट्स आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो थक जाएंगे आप, इतने सारे बेनिफिट्स है इसके। होता क्या है, अब ये हनी भी है, ये हनी भी ऑब्वियस है कि पॉलिनेशन कराने के लिए, फ्लावर टू फ्लावर, फ्लावर पॉलिनेशन कराने के लिए नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, फ्लावर अपना पॉलिनेशन कराने के लिए। तो ये जो है नेक्टर कलेक्शन के लिए, कुछ लालच से घूमेगी ना, ऐसे तो घूमेगी नहीं। तो ये क्या करती है, नेक्टर कलेक्शन के लिए फ्लावर टू फ्लावर, फ्लावर टू फ्लावर, फ्लावर टू फ्लावर घूमने का काम करती है। जिस चक्कर में क्या होता है, हनी बी के ऊपर जो पॉलन डस्ट है ना वो लग जाता है। तो पॉलन डस्ट जब लगेगा तो पॉलन डस्ट लगने की वजह से वो पॉलन कहाँ चिपका होगा, इसके अपेंडेजेस में। जैसे अगर आप एक हनी बी को देखें नॉर्मली, तो ये जो हनी बी है, तो पाउडरी जो, देखिए इसके अपेंडेजेस में कितने सारा जो पॉलन पाउडर है ये लगा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। इतना सारा जो पॉलन ग्रेन है इसने अपने अपेंडेजेस में ऐसे चिपका रखा है, ठीक है। इसको पता भी नहीं चला, ये तो लालच में गई है, ये तो नेक्टर कलेक्शन के लिए गई है। फिर क्या हुआ कि जब ऐसा सेटअप जो है वो बना के ह्यूमन बींग्स रखते हैं, ये इसने नहीं बनाया है, ऑब्वियस है ह्यूमंस ने बनाया है। तो ये हनी भी ना इस छोटे से होल में से ना घुसने की कोशिश करती है। इस छोटे से होल से जब ये अंदर जाने की कोशिश करेगी ना, तो जिसके चक्कर में क्या होगा, सारा का सारा पॉलन डस्ट जो है ना वो इस ट्रे पे झड़ जाएगा, ये जो नीचे है। फिर क्या किया जाता है, इसको कलेक्ट करके दुनिया जहान के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे पॉलन प्रोडक्ट्स, बी पॉलन का सिरप है, एनर्जी यहाँ पे सप्लीमेंट है, बी पॉलन की क्रीम है, बी पॉलन का टैबलेट है, सब कुछ है यहाँ पे। क्या रीज़न है, तो इतना ज़्यादा आजकल के फैशन में इसलिए आया है क्योंकि क्या है, ये हाईली न्यूट्रिशियस है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें अवेलेबल होते हैं। ये इतना अच्छा काम कैसे करता है, जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो एक बात का पता चला। क्या?
इस बात का पता चला कि भाई फ्लावर जो है ना किसी प्लांट के टॉप पोजीशन पे अवेलेबल होता है, और फ्लावरिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, एक हाईली टीडियस वर्क है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो पॉलन ग्रेन्स तक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाते हैं, और उन सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज़ जो है वो ह्यूमन एज अ सप्लीमेंट अपने लिए करना स्टार्ट, जैसे टैबलेट है, सिरप है, सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे अभी क्लास ओवर होने के बाद तो आपको नज़र आ जाएगा कितने सारे जो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आप थक जाएंगे देखते देखते। और जब आप बी पॉलन के बेनिफिट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब तो आपकी डायरी ओवर हो जाएगी। मतलब आप डायरी अगर सोचेंगे ना कि हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक डायरी बनाते हैं और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई बी पॉलन के कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, इतना सारा बेनिफिट जो है वो आपको देखने को सुनने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से कुछ गिने चुने जो हैं वो देखते यहाँ पे एक जगह मेंशन किया गया है, बट ये कम ही है, बहुत सारे इसके बेनिफिट दुनिया का बचा ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो मारा मारी किस चीज़ के लिए कर रहा होता है, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। अब आपको एनर्जी चाहिए, आप बूस्ट पी रहे हैं तो कॉम्प्लान पी रहे हैं तो बोर्नविटा पी रहे हैं, ये दे तो रहा है एनर्जी, ये रहा। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को अच्छा रखिएगा, बोलने का मतलब है कि आपको कभी भी हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बहुत साल तक बिल्कुल यंग दिखने का शौक है तो आपको हाई एंटीऑक्सीडेंट्स लेना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा रहा उसको तो कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बूस्ट मेटाबॉलिज्म, लिवर फंक्शन को भी इनहेंस करने का काम करेगा। और आपने जो भी खाया है अगर उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी बढ़िया तरीके से करती है, इसको शॉर्ट में बोला जाए तो क्या है, डाइजेशन को इनहेंस करेगा, सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जिसकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन जितना अच्छा हो उतना ज़्यादा हेल्दी। और फिर क्या है, ये पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो फिर यहाँ पे बात क्या आती है, बचा क्या फिर, नथिंग, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। और पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। लिखा होगा आपको कि ये स्किन के हेल्थ को मेंटेन करता है, तो आई साइट को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो स्किन टोन को लाइटन करने का काम करेगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इतने सारे आपको इसके बेनिफिट्स पढ़ने को मिलेंगे, आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। मैंने बोला तो जैसे ही आया था मैंने पहले ही बोला आपको कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है आपके सामने। तो ये क्या था, बी पॉलन था, और ये जो बी पॉलन है भाई किसकी देन है, तो फ्लावर्स की। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. आप भी यूज कर सकते हैं। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and racehorses. तो एथलीट्स वगैरह भी यूज करते हैं इसको, क्यों, ताकि उनका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाए, थोड़ा इनहेंस हो जाए। ठीक है, इसके लिए वो क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बी पॉलन आया सबको समझ में? यस मैम। बी पॉलन आसान था, कुछ है नहीं इसमें, बस अब बारी किस चीज की बहुत आएगी सारे कि बेनिफिट्स हैं। हाँ बेनिफिट्स भी आपने सीखा बहुत सारे इसके। और आप मन ही मन सोच रहे होंगे अच्छा ठीक है अब तो कल से हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे इसको, है ना। चलिए, तो इसके नहीं बाद मैम। एक नहीं, जब क्लास में जब मैं कराती हूँ ना तो मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चों का ध्यान इस चीज पे कि प्राइस कितना है इसका, तो ये देखने में लगे रहता है। मैं वही सोच रही थी। हाँ, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्राइस जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं। ठीक है, वैसा कोई भी साइड इफेक्ट इसका अभी तक देखने को मिला नहीं, हनी की तरह है ये। ठीक है, मतलब विदाउट एनी साइड इफेक्ट। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब कुछ पता चला कि लेके पूरा का पूरा डब्बा जो सोचे तो हम एक ही दिन में खा जाएंगे, तब तो फिर हार्म करेगा ही करेगा, है ना। अब देखिए आपके पास ना एक नेक्स्ट पैरा है, उसमें टर्म नहीं लिखा गया है, बट दैट पैरा इज डेडिकेटेड टू क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, क्रायो प्रिजर्वेशन। मैं शो करती हूँ आपको, एक छोटा सा लास्ट पैरा बच गया है, इसको भी कर ही लीजिए। देखिए
यहाँ पे आपके पास एक लास्ट लाइन है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर pollen grains, pollen grain, उसी की स्टोरी आप सुन रहे हैं तब से, of a large number of species for years in liquid nitrogen, that is -196 degree centigrade. ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का, ठीक है। क्या था लिखा हुआ था उसने, क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, -160, -60, -196, ऐसे करके ऑप्शन आप कीजिएगा, पास वाला आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको स्टोर करने का काम करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम नहीं दिया यहाँ पे, मार्क कर लेंगे आप लोग कॉपी में, दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जब परफॉर्म किया जाता है तो उसका एम क्या होता है। पहली चीज खुद का अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, क्या हम कभी भी क्रायो प्रिजर्वेशन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं जो कि लिविंग ना हो? क्यों करेंगे भाई, जब लिविंग है ही नहीं तो फिर यहाँ पे हम इतना ज्यादा क्रायो प्रिजर्वेशन क्यों करेंगे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन की हम जो इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं, ये लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हमने सुपर लो टेम्परेचर के ऊपर, सुपर लो मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में है ये, ठीक है, उस पर सर्वाइव करा रहा है। तो क्या है ये, तो क्रायो प्रिजर्वेशन है। क्या है ये, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। सवाल ये उठता है कि करते क्यों हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही राइज होता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, नेचर में सारी चीजें अवेलेबल है, आ जाएंगे अपना पॉलिनेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपने वो विकी डोनर मूवी देखी होगी, स्पर्म डोनेशन का काम है आजकल की डेट में बहुत ज्यादा, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है वो डे बाई डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो लाइव जो सेल हैं जैसे स्पर्म हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, इन सब को स्टोर करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन। समझ आया आपको। और इसके दो क्राइटेरिया हैं। पहला है कि आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा यहाँ पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी बात जो है यहाँ पे आपको लिक्विड नाइट्रोजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक लाइन लिख लीजिए आप इसमें, उसके बाद जो वो पैरा है कुछ वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ आपको, पहले आप इसमें लिख लीजिए क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या हो गया, ये हो गया द प्रोसेस ऑफ cooling and storing cells, tissues, or organs at very low or freezing temperature, that is -196 degree centigrade in liquid nitrogen. in liquid nitrogen to save them। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको जरूर उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है,
तभी आप उसको स्टोर करें। तो कोई पागल बैठा है जो इतनी एनर्जी, इतना इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ वेस्ट करेगा अपना, है ना? टू सेव देम फॉर फ्यूचर यूज, ये तो जरूर है, ऑब्वियस है, यही क्या है इसका एम है। अब हाँ, कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनके भी गेमेट्स जो हैं उसको स्टोर किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। Yes, ma'am. Yes, ma'am, noted. चलिए आगे देखते हैं। छोटा सा यहाँ पे एक पैरा है, उसको देख लीजिए। जो हमने सारी चीजें ओवर करी हैं उसके बाद देखिए, when once they shed pollen grains have to land on the stigma, जो एम है, जिस लक्ष्य के लिए बना है pollen grain, ठीक है, before they lose viability, if viability क्या होता है बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वो ड्यूरेशन जिसके बीच में ही कैपेबिलिटी है किसी pollen grain की कि वो फ्यूज करेगा, उसको viability कहते हैं। If they have to bring about fertilization, how long do you think the pollen grains retain viability? ये viability जो है ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। द पीरियड फॉर विच pollen grains remain viable is highly variable, जो मैंने अभी बोला आपको, and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। ये पैरा मेरा कराने का रीजन क्या है सो भी सुन लीजिए ध्यान से। इन सम सीरियल सच एज, अब आप पास्ट ईयर के नीट क्वेश्चन ढूंढेंगे उसमें आपको ये मिलेगा, जैसे इन सम सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, pollen grains लूज विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। आपको लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखा होगा, in some cereals such as rice, wheat and pollen grains lose viability, अब ऑप्शन बन जाएगा within 30 मिनट, within 1 month, within 1 year, within 30 days। तो आपको यहाँ पे इसको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, and in some members of Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae they maintain viability for months, कई महीनों तक ये मेंटेन करके रख सकते हैं। have heard of storing semen, अब ये वापस क्या आ गया जो अभी भी मैंने आपको पहले सिखा दिया कि आपको सीमेन स्टोर करना है, स्पर्म को स्टोर करना है, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे किसी एक्सटिंक्ट होने वाले ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे pollen grain का हो। अगर आप उसको काफ़ी सालों तक स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding program। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज की Yes, क्लास में ma'am. मैंने आपको पूरा जो मेल वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, क्लियर है आपको आज की क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है।